इलस्ट्रेशन नंबर 52 पेज नंबर 7.91। देखिए यहाँ से जो अब ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर में, इलस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 52, यहाँ से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। जब पहले आपका लास्ट ईयर तक पेपर जब सब्जेक्टिव होता था, ठीक है ना, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 52 से अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 52 के बाद से जितने भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इनमें से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। तो अब ये जो क्वेश्चन एक तरीके से मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 52। लिखा है कंपनी ऑफर 1 लाख शेयर्स और ₹10 ईच। ये कंपनी है जो अपने 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है of ₹10 each, of ₹10 each, payable 3 on application, payable 3 on application, payable 2.5 on allotment, payable 2.5 on allotment, payable 2.5 on first call, 2.5 on first call, and ₹2 on second call, ₹2 on second call. The public applied for 1,52,000 shares. 1,52,000. 1,52,000 applications were received. 1,52,000 applications were received. The public applied for 1,52,000. The shares were allotted on pro rata basis to the applicants of 1,50,000 shares. Means out of this 1,52,000, out of this 1,52,000, 1,50,000 applicants, 1,50,000 applicants get 1 lakh shares. तो ये जो अलॉटमेंट है ये कैसे हो रहा है? प्रो रेटा बेसिस पे। तो जो रिमेनिंग 2,000 है उनका क्या हुआ? उनके लिए कोई शेयर बचे नहीं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया निल। तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनको कोई नो शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। फिर कह रहा है ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर टू whom was allotted 200 शेयर। कह रहा है वन शेयर होल्डर टू whom 200 shares, 200 shares has been allotted, to whom 200 shares has been allotted. This all shareholder paid the allotment money, मतलब सबने allotment money पे कर दिया। एक शेयरहोल्डर था जिसको 200 shares allot हुए थे, did not pay the allotment money. All the shareholder paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 share. These shares were forfeited. तो एक शेयरहोल्डर जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, एंड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हिज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। देयर आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, और इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल बनाई। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। इन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने क्या करा? दोबारा री इशू करा। दिस forfeited shares is reissue at ₹8 per share, sorry, at ₹9 per share, ₹8 paid up. All the forfeited shares were reissued at ₹9 per share, ₹8 paid up. The final call was not yet made, and the final call is not called by the company, right? Now you are required to pass the journal entries. Yes, any doubt in this question? Any doubt?
Yes. Write first entry. Write first entry for application money received. So how much application received? 1,52,000. So write entry for application money received. Entry will be bank account debit. Bank account debit 1,52,000 into 3. Bank account debit 1,52,000 into 3. To share application account. To share application account 1,52,000 into 3. 1,52,000 into 3. Right. Now next entry करेंगे. Next entry is for allotment money due. Sorry. Next entry for allotment of shares. तो हमें 1 लाख शेयर इश्यू करने थे and 1,52,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. 1,52,000 एप्लीकेशंस आ गई, लेकिन शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे? 1 लाख. शेयर्स कितने अलॉट होंगे? 1 लाख. तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख into 3. 1 lakh into 3. To share capital account. To share capital account 1 lakh into 3. 1 lakh into 3. Any doubt? समझ में आ गई दोनों एंट्रियां? नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. Share allotment account debit to share capital 1 lakh into 2.5. 1 lakh into 2.5. अब नेक्स्ट एंट्री का एक ही होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन हमने 1 लाख शेयर इश्यू करने थे और 1,52,000 एप्लीकेशन आ गई. तो 52,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई. 52,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है, इस अमाउंट को आगे हमने कहाँ पे एडजस्ट करा है, तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट कॉलम इज टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव. Next column is adjusted on application rupees 3. Next column is adjusted on allotment rupees 2.5. Next is adjusted on first call rupees 2.5. Then adjusted on second call rupees 2.5 and refund. Now A कैटेगरी, सबसे पहले A कैटेगरी की बात करते हैं. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 1,50,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव. 1,50,000 एप्लीकेशन वर रिसीव. राइट. एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 per share. तो 1,50,000 into 3. तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ? 4,50,000. 4,50,000. कितने शेयर्स आपको अलॉट करने? 1 लाख. सो 1 लाख into 3. 3 लाख. तो आउट ऑफ 4,50,000, 3 लाख रुपीज विल बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन. 4,50,000 में से 3 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे. रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा आपका कितना? 1,50,000. रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना? 1,50,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा. अब अपन को अलॉटमेंट पे कितना मंगाने? कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1 लाख. एंड अलॉटमेंट मनी इज 2.5 पर शेयर. तो 1 लाख इंटू 2.5. 1 लाख इंटू 2.5 के हिसाब से आपको
2,50,000 रुपीज मंगाने। कितने मंगाने? 2,50,000 मंगाने। लेकिन हमारे पास सरप्लस अमाउंट कितना है? 1,50,000। तो पूरा का पूरा 1,50,000 रुपीज का एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ना तो कोई अमाउंट बचा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने के लिए, ना कोई अमाउंट बचा सेकंड कॉल के लिए, और ना कोई अमाउंट हमारा रिफंड होगा। बताइए कैलकुलेशन समझ में आई क्या? एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? क्लियर है इस कैलकुलेशन ये सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्या होगा? नाउ बी कैटेगरी। तो इन बी कैटेगरी 2000 एप्लीकेशन वर रिसीव, 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर, यानी कितना हुआ? 6,000 रुपीज रिसीव हुए। क्या दिया इनको? कुछ भी नहीं दिया, नील। तो ना तो कोई अमाउंट फिर एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। पूरा का पूरा 6,000 रुपीज क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ उसमें से 1,50,000 रुपीज हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे एंड 6,000 रुपीज कर दिया हमने क्या? रिफंड। तो क्या होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उससे। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई थी? 52,000। कितना था एप्लीकेशन मनी? 3। तो ये अमाउंट एक्सेस में आया था 1,56,000। तो आउट ऑफ 1,56,000 हमने 1,50,000 रुपीज एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। तो टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 एंड 6,000 रुपीज हमने कर दिए रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट 6,000। बताइए एनी डाउट? यहां तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। सबको समझ में आ गया? अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात अब इस क्वेश्चन की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक शेयरहोल्डर है जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए थे। वन शेयरहोल्डर टू हुम 200 shares has been allotted. कह रहा है failed to pay the allotment money. Failed to pay the allotment money. कह रहा है allotment money पे नहीं करा उसने allotment money पे नहीं किया, right? Did not pay the allotment money. लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये जो ए कैटेगरी वाले इनका तो ऑलरेडी कुछ अमाउंट आ चुका अलॉटमेंट पे, एडवांस में आ चुका ना। ये जो शेयरहोल्डर है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा? ए कैटेगरी, क्योंकि बी कैटेगरी में तो किसी को कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए। तो यानी ये जो शेयरहोल्डर है जिसको आपने 200 शेयर्स अलॉट करे हैं, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी ए। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी वालों का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमारा एडवांस में आ चुका है अलॉटमेंट पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन यहां कह रहा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका अलॉटमेंट पे जो बैलेंस अमाउंट बचा है, अलॉटमेंट पे जो बैलेंस अमाउंट बचा है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय द शेयरहोल्डर। जो बैलेंस अमाउंट है वो इस शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा अलॉटमेंट पे, इसलिए यहां पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं। कह रहा है एक शेयरहोल्डर है टू हुम 200 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, 200 shares has been allotted, failed to pay the allotment money. अब ये जो शेयरहोल्डर है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा? ही बिलोंग्स टू कैटेगरी ए, क्योंकि बी कैटेगरी में तो शेयर से अलॉट नहीं हुए। तो आप यहाँ वर्किंग नोट पे क्या देख रहे हैं
कि बी कैटेगरी का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। बी कैटेगरी वालों का बी कैटेगरी में जो ए कैटेगरी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमारे पास अलॉटमेंट का आ चुका। यानी ये जो शेयर होल्डर है जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे, इसका भी ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका होगा। लेकिन बाकी बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है, बाकी बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है वो इस शेयर होल्डर ने पे नहीं करा होगा अलॉटमेंट का। दैट्स वाई क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। बताइए समझ में आया क्या ये जो समझाया मैंने? समझ में आया? रिप्लाई करिए, बताइए समझ में आया नहीं आया? इसमें कह रहा है एक शोल्डर है जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे, कह रहा है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो अब ये दो कैटेगरी है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। तो नेचुरल बात है बी कैटेगरी में तो कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए, यानी दिस शोल्डर इज बिलोंग्स टू कैटेगरी ए। ये शोल्डर ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो वर्किंग नोट अभी अपन ने बनाया इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि बी कैटेगरी का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आ चुका है। दिख रहा है ये कि 4,50,000 दिए थे ए कैटेगरी में, उनके 4,50,000 में से 3 लाख हमने एडजस्ट किए थे कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। बाकी जो रिमेनिंग बचा था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। यानी ए कैटेगरी में जितने भी शोल्डर हैं उन सारे शोल्डर का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका, राइट? यानी जो बैलेंस अमाउंट बचा है, जो बाकी बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है, वो अमाउंट इस शोल्डर ने पे नहीं करा होगा अलॉटमेंट पे। दैट्स वाई यहां पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। अब आया समझ में? अब बात आती है कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी कि शोल्डर ने कितना अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे दिया है और कितना नहीं दिया, वो कैसे निकालेंगे? हाउ दैट अमाउंट इज कैलकुलेटेड कि अलॉटमेंट पे इसका कितना एडवांस में आ गया है ऑलरेडी और कितना जो बैलेंस अमाउंट है वो इसने पे नहीं करा, वो कैलकुलेशन कैसे करें? तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी। ये जो शोल्डर है इसको अलॉटमेंट कैसे हुआ है? इसको अलॉटमेंट हुआ है इस प्रो रेटा बेसिस पे। अलॉटमेंट कैसे हुआ इसको? ये बिलोंग कर रहा है ना कैटेगरी ए, और कैटेगरी में ए में अलॉटमेंट कैसे हुआ था? प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ था। 1,50,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे। तो पहले आप इसके निकालोगे, यानी इस शेयर होल्डर ने भी अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा लेकिन इसको अलॉट हुए होंगे कम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। तो आप निकालोगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कि शेयर होल्डर ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो आप इसके कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो तरीके बता रहा हूं, एक तो समझने का तरीका समझो, फिर एक रटने वाला भी तरीका बताता हूं। आपको अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं और आपको क्या निकालने हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो जब 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, जब आपको 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो यानी अप्लाइड कितने हैं, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया? 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अगर एक शेयर अलॉट होता तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने होते? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और अगर 200 शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने होंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 200। तो ये आ गए आपके कितने? 300। यानी शोल्डर ने 300 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। इसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे? कंपनी ने इसको 200 शेयर्स क्या करें? अलॉट करें। तो जब भी इस तरीके से आपको अलॉटेड शेयर्स दे रखे होंगे तो आपको क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा। इसका एक तरीका और है, वो रटने का तरीका है। वो क्या है? ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है।
तो ए कैटेगरी में 1,50,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं। क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो अप्लाइड शेयर हमेशा ज्यादा निकलेंगे। हमेशा ऐसा होगा कि शेयर होल्डर अप्लाई तो करेगा ज्यादा के लिए और उसको शेयर्स कम अलॉट करेगी कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने तो बड़ा अमाउंट ऊपर लिखेंगे 1,50,000 डिवाइड बाय छोटा अमाउंट 1 लाख इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं 200। तो ये आ जाएंगे आपके 300 शेयर्स। कई बार क्वेश्चंस में आगे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको दे रखा है अप्लाइड शेयर्स, तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तो आप इसको रिवर्स कर दोगे 1 लाख अपॉन 1,50,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। यानी इस शेयर होल्डर ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इसको दिए कितने 200 शेयर्स। तो जब 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो 300 इंटू 3 के हिसाब से 900 रुपीज दिए इसने। कितने दिए? 900। कंपनी ने क्या दिया इसको? कंपनी ने इसको 200 शेयर्स अलॉट करे, तो 200 इंटू 3 के हिसाब से 600 रुपीज इसका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 900 600 तो एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, बाकी बच गए 300 रुपीज। बाकी बच गए 300 रुपीज, वो इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था। यानी इस शेयर होल्डर से 300 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे एडवांस में रिसीव हो गया है। अब इससे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 200 शेयर्स अलॉट करे थे, अलॉटमेंट मनी कितना है 2.5 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी इज 2.5 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है 500। 500 में से 300 तो ऑलरेडी आ चुके, तो बाकी कितना बचा? बाकी बच गए 200 रुपीज। ये 200 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए इसके। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है 200 रुपीज वो इस शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा है। अब यानी अलॉटमेंट पे अब मिला कितना? हाउ मच अमाउंट इज रिसीव ऑन अलॉटमेंट? 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे, मतलब कितना मंगाना था? 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे। अलॉटमेंट मनी कितना था? 2.5 पर शेयर, यानी हमें अपने शेयर होल्डर से 2,50,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव होना था। 2,50,000 में से 1,50,000 ऑलरेडी रिसीव हो गया एडवांस में। ये 1,50,000 ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो गया, तो लेस करेंगे इसमें से रिसीव इन एडवांस। तो कितना अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया? 1,50,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। और ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 1 लाख, इसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? अमाउंट नॉट रिसीव। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 200 का। यानी अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है? 99,800। 99,800 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुए। तो एंट्री क्या पास होगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 99,800 टू शेयर अलॉटमेंट 99,800। बताइए किसी को कोई डाउट है? जो भी डाउट आ रहा है दिमाग में अनम्यूट करके पूछिए आप। ये जो समझाए इसमें कोई भी डाउट आ रहा है पूछिए अनम्यूट करके। बताइए यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट हो रहा हो तो पूछिए अनम्यूट करके। बोलो सर। ये जो हमने अप्लाइड शेयर वाला वर्किंग नोट बनाया है, अगर क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग करा है तो ये वर्किंग नोट बनेगा? अब प्रोरेटा पे ही बनेगा ये। जब आपको प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है तभी तो निकालने होंगे नंबर। तब अगर आपको शेयर्स का अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे हुआ है तभी तो ये पैसा एडवांस में आया, तभी तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ गई। अगर आपको फुल अलॉटमेंट हो जाता तो फिर तो कोई एडवांस में आता ही नहीं कि आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स आपको अलॉट हो गए, तो यानी आगे कुछ भी एडवांस में एडजस्ट नहीं हुआ था, तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि जो अलॉटमेंट है वो प्रो रेटा बेसिस पे हो रहा है, और जब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है तो शेयर होल्डर्स का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, सरप्लस अमाउंट होता है जो हम आगे की कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ कि शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट मिला, यानी इसने
इसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने कंपनी से मांगे तो कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स, और कंपनी ने इसको 200 शेयर्स ही अलॉट किए थे, यानी इसके 100 शेयर का पैसा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्स्ट्रा था, तो इसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 300 इंटू 3 के हिसाब से कितने आए? 900 आए। कंपनी ने इसको दिए कितने? 200 शेयर्स, तो 200 इंटू 3 के हिसाब से 600 रुपीज इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ। तो दिए कितने थे इस शेयरहोल्डर ने? 900, तो 900 में से 600 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, बाकी जो बचा 300 रुपीज वो इसका एडजस्ट हुआ था कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे मंगाने कितने थे इससे? इसको 200 शेयर्स दिए थे कंपनी ने, अलॉटमेंट मनी कितना है? 2.5 पर शेयर, तो यानी इससे मंगाना था 500 में से 300 ऑलरेडी था, तो यानी रिमेनिंग 200 इससे हमें अलॉटमेंट पे मंगाने थे जो इसने पे नहीं करे। बताइए समझ में आया क्या? बताइए। चलिए, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? now just after the allotment his share is forfeited by the company। तो जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। बताइए कितना है कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर? हाउ मच इज द कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर? वेरी गुड, 5.5। कंपनी ने 3 अभी एप्लीकेशन पे मंगाए, 2.5 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट और सेकंड कॉल अभी मंगाए नहीं है, तो 2.5। क्रेडिट किसको करते हैं? जिन कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल जो अमाउंट, जिन कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या रिसीव नहीं हुआ? हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? केवल 200 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए। एंड 2 शेयर फॉरफीचर, क्या फॉरफिट करेंगे? जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो आप फॉरफिट कर लोगे। तो कितना कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है? 600 रुपीज तो ये एप्लीकेशन पे, और 300 रुपीज ये अलॉटमेंट के, तो 600 प्लस 300, तो ये 900 रुपीज आपको रिसीव हुए। तो इस अमाउंट को आप क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है उसको अपन क्या करते हैं? फॉरफिट कर लेते हैं। तो 600 रुपीज तो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, और 300 रुपीज कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ था अलॉटमेंट पे, तो टोटल 900 रुपीज अपन ने फॉरफिट कर लिए। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर 5.5 आएगा 2.5 की जगह। अच्छा सॉरी। ओके, बताइए और कोई डाउट किसी को? नाउ कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, आउट ऑफ 1 लाख 200 शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 99,800 शेयर्स, 99,800 शेयर्स रह गए। तो अब इसको अपन ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 99,800 इंटू 2.5, 99,800 इंटू 2.5। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 99,800 इंटू 2.5 टू शेयर फर्स्ट कॉल 99,800 इंटू 2.5। क्वेश्चन में लिखा है कि सेकेंड कॉल अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं, ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है कंपनी ने नहीं मंगवाया, और इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करा है कैसे? कितने में? 9 रुपीज में 8 रुपीज पेड अप मान के।
अभी अभी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? कंपनी ने कितना मंगाया है? एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, तो अभी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 8 रुपीज है। तो 8 के शेयर को 9 रुपीज में री इशू कर रहे हैं, यानी 1 रुपीज का क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1 रुपीज का क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर को री इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 9 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, to share capital account 200 into 8 and to securities premium account, to securities premium account 200 into 1, 200 into 1। अब शेयर फॉरफीचर का जो भी बैलेंस होगा, डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, तो कितना क्रेडिट करा है फॉरफीचर में? 900। ये 900 रुपीज क्रेडिट किए थे फॉरफीचर में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 200 और माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इशू। तो डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा 900 रुपीज क्या होगा? फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।